इस वीडियो में मैं आपको 3 थियरी एक साथ समझाऊंगा, क्योंकि तीनों का संबंध एक दूसरे तीसरे से कनेक्टेड है, अलग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जब भी इसका अध्ययन करना, तीनों का अध्ययन एक साथ ही करना। इससे फायदा क्या होगा? तो जब आप तीनों को अच्छे से समझ जाओगे तो किसी भी कृति रचना की आलोचना करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। फिर आपको किसी से पूछना नहीं होगा कि किसी कृति की समीक्षा हम करें कैसे। थियरी कौन कौन सी है? यह थियरी है, पहली थियरी है संरचनावाद की, दूसरी है उत्तर संरचनावाद की और तीसरी है विखंडनवाद की। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल किताबी तरीके से नहीं समझाऊंगा कि किताब में इस थियरी के बारे में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करके बताया गया है। मैं बिल्कुल अपने अंदाज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संरचनावाद की थियरी पर। आप जानते हैं संरचनावाद भाषाई संगठन पर बात करता है। किताब की जो भाषा है या किसी भी टेक्स्ट की जो भाषा है वह कैसी होनी चाहिए, किस तरह की भाषा है। क्या वह भाषा आम बोलचाल की भाषा है, जनसाधारण की भाषा है या फिर अभिजात्य वर्ग की भाषा है। संरचनावाद भाषा पर ही बात करता है। लौंग और पड़ोल आप जानते हैं, इस पर आधारित है संरचनावाद। लौंग किसे कहते हैं, पड़ोल किसे कहते हैं, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं आप मुझे बताना, इस पर स्पेशली मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो संरचनावाद मूलतः भाषा पर आधारित सिद्धांत है। तो आपको देखना है कि टेक्स्ट की भाषा, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये किताब है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे तो हम बात करेंगे कि इसकी भाषाई संरचना कैसी है। क्या इसकी भाषा ऐसी है जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी समझ में आ जाए, या इसकी भाषा ऐसी है कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति को भी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसे भी लोग हुए हैं साहित्य में जिसकी भाषा विद्वानों को भी समझ में नहीं आती है। केशव दास के बारे में यह बात अक्सर कही जाती है। केशव के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि कवि को देर न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। शुक्ल जी ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कह दिया। इसी कारण उनकी भाषा पढ़े लिखे विद्वान पंडित व्यक्ति को भी समझ में नहीं आती थी। वहीं गोस्वामी तुलसीदास से दोनों समकालीन हैं। उनकी भाषा अनपढ़ गंवार जो शिक्षित नहीं है उनको भी समझ में आ जाती है, पढ़े लिखे लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसकी भाषा कैसी हो? जैसे आप पाश्चात्य थ्योरी में जाओ तो वहाँ भी दो दोस्त हैं, वर्ड्सवर्थ हैं और कॉलरिज हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स की रचना की थी 1798 में, लेकिन आगे चलकर दोनों के विचार अलग हो जाते हैं। किस बात को लेकर? तो सिर्फ और सिर्फ भाषा को लेकर। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य की भाषा आम बोलचाल की भाषा, साधारण जन की भाषा होनी चाहिए। उस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसका प्रयोग जनसाधारण रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। लेकिन कॉलरिज क्या कहते थे? कॉलरिज कहते थे कि टेक्स्ट की जो भाषा है, पाठ की जो भाषा है, वह अभिजात्य वर्ग की भाषा होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की भाषा होनी चाहिए। तो आप चाहे वर्ड्सवर्थ वर्सेस कॉलरिज विवाद देख लो, या फिर गोस्वामी तुलसीदास वर्सेस केशव दास का विवाद देख लो। आधुनिक काल में अपने साहित्य में आप जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद को देख लो, इन दोनों में भी यही क्लैश है। प्रेमचंद आम बोलचाल की भाषा के पक्षधर रचनाकार हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद की भाषा आप देख लो, बीए एमए के विद्यार्थी को उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। आप बीए के विद्यार्थी को जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी पकड़ा दो तो उसके सिर के ऊपर से यह कहानी चली जाएगी। भाषा प्रसाद की ऐसी है। तो 3 कपल हैं जिसके जरिए आप उनकी भाषा के जरिए या भाषाई जो उनके विचार हैं उसके जरिए आप संरचनावाद को समझ सकते हो। तो संरचनावाद मूलतः यह देखता है कि टेक्स्ट की भाषा कैसी है। ये हो गया। अब है इसका अगला चरण
यानी दूसरी थियरी वह है उत्तर संरचनावाद। उत्तर संरचनावाद किस पर बात करता है? तो उत्तर संरचनावाद कहता है कि आप जो समीक्षा करेंगे, आलोचना करेंगे, वह समीक्षा पाठ केंद्रित होनी चाहिए, यानी इस किताब से रिलेटेड समीक्षा होनी चाहिए। यह नहीं कि इस किताब के बहाने आप लेखक को गरियाने लगो। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ग्रंथि के बहाने, किसकी रचना है ग्रंथि? सुमित्रानंदन पंत की है। ग्रंथि के बहाने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पंत को लपेटना शुरू कर दिया था। असफल प्रेम की ग्रंथि बताते हैं। तो बाद में डॉक्टर बच्चन सिंह ने शुक्ल जी के इस विचार का खंडन करते हुए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में क्या लिखा कि रचनाकार की ग्रंथियों के चक्कर में न पड़कर स्वयं रचना की ग्रंथियों को खोलना आलोचक या आलोचना का धर्म है। यानी यह किताब वैसे भी मेरी ही है, मेरा पहला नॉवेल है, तो आप इसे प्रमोशनल वीडियो भी कह सकते हो, लेकिन मुझे किसी किताब के जरिए समझाना था, तो मैं अपनी ही किताब को क्यों ना आपके सामने प्रस्तुत करूं। उपन्यास है बाढ़ और बरगद का पेड़, इंडिया मार्ट पर अवेलेबल है, आप इसे ज़रूर पढ़ना। काफ़ी इसकी तारीफ हो रही है। मैं इस समय मुंबई में हूँ और जहाँ पे मैं हूँ इसी की बदौलत, इसी रचना की बदौलत जो है मैं यहाँ पे फ़िलहाल रह रहा हूँ। इस पर फिर कभी बात करेंगे, अभी बात करना उचित नहीं है। बस मैं आपसे कहूँगा कि इसे आप ज़रूर पढ़ना। तो कहने का मतलब यह है कि यह मेरी किताब है, तो आपके सामने यह किताब है, आप इसकी समीक्षा करो कि इसमें क्या लिखा है, नहीं लिखा है, कैसा लिखा है, कैसा नहीं लिखा है, अच्छा है या नहीं है, क्या इसकी अच्छी बातें हैं और क्या इसकी बुरी बातें हैं, भाषा कैसी है, शैली कैसी है, क्या लेखक बनने लायक इसमें कुछ काम है कि नहीं है, आप वो देखो। यह नहीं कि इसके जरिए आप मेरे पर भड़ास निकालना शुरू कर दो कि यह आदमी सनकी है, पागल है, इसको लिखना आता नहीं है और कलम उठा करके कुछ भी घसीटने लगता है। तो कहने का मतलब है उत्तर संरचनावाद कहता है कि समीक्षा जो है वह पाठ केंद्रित होनी चाहिए, पाठ से इतर नहीं होनी चाहिए। तो देखो संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। संरचनावाद कहता है कि टेक्स्ट की भाषा कैसी है, उत्तर संरचनावाद कहता है कि समीक्षा जो है आप पाठ केंद्रित करो, पाठ से इतर मत करो। उसके बाद है विखंडनवाद। अब देखो विखंडनवाद क्या कहता है। जैसे यह पाठ है, किताब है, अब आपने इसको पढ़ लिया, इसकी समीक्षा आपने लिख दी। अब वह पहली और अंतिम समीक्षा नहीं होगी इसकी, एक पाठ की कई व्याख्या होगी, कोई एक व्याख्या नहीं होगी। तो विखंडनवाद कहता है कि किसी भी पाठ की कोई एक व्याख्या नहीं होती है, पाठक अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार उससे अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे कोई भी आप किताब उठा लो, रिसर्च के क्षेत्र में चले जाओ, क्या एक ही रचनाकार पर अलग अलग रिसर्च नहीं हुए हैं? प्रेमचंद के उपन्यास में क्या अलग अलग तरीके से शोध नहीं हुए हैं? राइटर एक ही है, उपन्यास एक ही है, गोदान 10 नहीं है, एक ही गोदान है, लेकिन गोदान पर ही अलग अलग तरह से शोध नहीं हुआ है। कई तरीके की व्याख्या हो सकता है, आप जितनी बार उसको पढ़ो उतनी बार जो है आपको कुछ नए आइडियाज मिले, नए थॉट मिले, नए विचार मिले। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी पाठ की एक व्याख्या नहीं होती है
और ज़रूरी नहीं है कि जो व्याख्या आप करोगे वही उस विषय से रिलेटेड अंतिम सत्य बात होगी या अंतिम सत्य व्याख्या होगी। जैसे आपने कोई एक विषय ले लिया कि गोदान में चाहे किसी उपन्यास में फलाने का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, तो आप जिस तरीके से जो व्याख्या कर रहे हो वो आपका विचार है, आपका ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है दूसरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन करे, वही अध्ययन करे तो वह कुछ और ढूंढ ले। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो व्याख्या करते हो वही उस टेक्स्ट की अंतिम व्याख्या नहीं होगी। व्याख्या की भी व्याख्या हो सकती है, उस व्याख्या से भी नए विचार बाहर निकाले जा सकते हैं। टेक्स्ट से तो आएंगे, आप जो लिखोगे उसको पढ़कर भी लोग नया जो है इसमें से कुछ न कुछ निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे यह तीनों सिद्धांत एक दूसरे तीसरे से कनेक्टेड है। संरचनावाद कहता है कि टेक्स्ट की भाषा कैसी है, उत्तर संरचनावाद कहता है कि आलोचना पाठ केंद्रित होनी चाहिए, पाठ से इतर नहीं होनी चाहिए। आप रचना के बहाने लेखक के पीछे नहीं पढ़ोगे, पाठ की समीक्षा करोगे। और विखंडनवाद कहता है कि पाठ की कोई एक व्याख्या नहीं होती है। जितने पाठक, जितने आलोचक, जितने समीक्षक, उतनी ही इसकी समीक्षा। तो इसे इसी तरह से समझो तीनों को। अब जब आप इसको पढ़ोगे तो बहुत इजीली तीनों ही सिद्धांत आपको समझ में आ जाएंगे। तो जब भी आप बैठना पढ़ने के लिए इसे संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, विखंडनवाद, तो तीनों को एक ही साथ लपेट लेना, चाहे एक दिन में हो या 3 दिन लगे, लेकिन पढ़ना तो तीनों को एक साथ पढ़ना।